प्रिय दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में आज 14 नवंबर के दिन बाल दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अगर बातचीत कर ले महेंद्र की, तो महेंद्र में एक ऐसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम बच्चों का आयोजित करवाया है। जो कल्चरल एक्टिविटीज है वो बच्चों की करवाई गई है। तो आइए बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेआरडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन श्री राजपाल जी। राजपाल जी नमस्कार। सर नमस्कार। आज जिस तरह से जो बच्चों का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है जी, आज के दिन में बातचीत कर ले तो हर कोई अंधाधुंध कंपटीशन के दौड़ में लगा हुआ है। जी, इससे कहीं ना कहीं बच्चों की अपने जो कला निखारने का मौका है या जो कला है उसका प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिल पाता। ये कहीं ना कहीं बच्चों को अपने आप में जो कला होती है उसको प्रदर्शित करने से दूर भी रखता है। वहीं बच्चों में को उतना मौका नहीं मिल पाता जिससे वो अपना जो स्किल है वो डेवलप कर सके या फिर जनता के सामने ला सके। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो कौशिक साहब में तो यही कहना चाहूँगा कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है जी, वो समय के साथ उसके मायने बदल गए हैं जी। एक ज़माना होता था आज से 25-30 वर्ष पहले कि जब बच्चा पढ़ता था और उसकी मार्कशीट के आधार पर उसको नौकरी मिल जाती थी, या वो कहीं नहीं वही फोर्सेज में या अन्य प्राइवेट में सेक्टर में वो अपनी नौकरियां कर लेता था। आज जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, संसाधन कम होते जा रहे हैं। नौकरियों की तो बात करें तो सरकार में तो कोई मतलब लेस मात्र की नौकरियां बाकी बची। और आज की युवा पीढ़ी विद्यार्थी बच्चों को अगर भविष्य के लिए हमें तैयार करना है तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये आती है क्या हम केवल अक्षर ज्ञान या केवल उसकी मार्कशीट में बने हुए अंक हैं, क्या वहाँ तक सीमित रहना चाहिए हमें, या फिर बच्चा अभिभावक जब अपने बच्चे को किसी स्कूल विद्यालय में भेजता है उसके बड़े अरमान होते हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई उसके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज बाल दिवस के मौके पर एक फैशन शो का आयोजन किया। और जिस फैशन शो में लगभग हमारे विद्यालय के 200 से 250 छात्र छात्राओं ने बेबाक तरीके से रैंप पे वॉक करके दिखाया। और उन इस प्रकार के आयोजन से हमारे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है और बच्चे के अंदर जो हुनर है वो इंक्रीज होता है। और बातचीत कर ले, आज जिस तरह से आपने फैशन शो आयोजित करवाया है, रैंप वॉक और कैट वॉक भी बच्चों के द्वारा करवाए गए, तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर है तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उसको प्रभावित कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ इस तरह से अगर स्कूल वेस्टर्न कल्चर को अगर बढ़ावा देता है या फिर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है जी, उससे कहीं ना कहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो पिछड़ सकती है। इसके बारे में क्या कहें? हाँ, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और ये भी बात आपने ठीक कही कि वेस्टर्न कल्चर जो है उसका अंधाधुंध जो फॉलो इंडियंस लोग कर रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम जो है वो मिलने लग भी गए हैं और आगे तो उसका भयावह रूप होगा। लेकिन आज का जो फैशन शो है जिसकी आपने कवरेज की और आपने देखा होगा, हमने इस फैशन शो को केवल मात्र उस तरह नहीं रखा कि इसमें किसी लड़के या लड़की के भाव भंगिमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शित करने की कोशिश करें। हमने इसमें वेस्ट से बेस्ट कैसे बनाया जाए जी, वेस्ट टू बेस्ट कैसे बनाया जाए। दूसरी तरफ हमने देखा, आपने कहीं देखा भी होगा, कोई बच्चा हमारा राम बना हुआ था, कोई बच्चा हमारा कृष्ण बना हुआ था, कोई बच्चा हमारा सुदामा बना हुआ था, कोई बच्चा हमारा पेड़ की शेप लिए हुए था कि सेव ट्री, कोई पानी को बचाने के लिए कोई मॉडल के रूप में था। तो हमारा जो ये जो कैटवॉक या फिर ये फैशन शो है ये वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल विपरीत है। हम उस तरह की व्यवस्था नहीं रखते। हमने तो व्यवस्था वो रखी है, रानी लक्ष्मीबाई हुई, महाराजा जैसे श्री रामचंद्र जी का हुआ, कृष्ण जी का हुआ, हमारे बच्चों ने मॉडल के तौर पे फैशन शो में भाग तो लिया लेकिन पाश्चात्य सभ्यता की तरह केवल अंग प्रदर्शन वाली बात नहीं की। हमारे बच्चे तो रोल मॉडल के रूप में, कोई बच्चा हमारा गांधी जी बना हुआ था, कोई बच्चा हमारा पंडित नेहरू बना हुआ था। तो आज का फैशन शो हमारा जो है ना वो वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल विभिन्न मतलब अभिन्न है। आज के दिन बातचीत कर ले तो हर वर्ग वेस्टर्न कल्चर के पीछे है और जो वेस्टर्न कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी खुद की संस्कृति है उसको बुरे तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो आप पेशे से एक शिक्षाविद है, एक शिक्षण संस्थान आप चला रहे हैं,
तो क्या तो आपकी छात्रों के लिए जो अपील है वो रहेगी, जी या फिर जो अभिभावक जिनके बच्चे आज अंधाधुंध वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि भाई अपने बच्चों को अपनी परिपाटी से, अपनी हरियाणवी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से किस तरह जोड़े रखें, या फिर किस तरह से क्या किया जाए कि उनका जुड़ाव दोबारा से हमारी भारतीय संस्कृति और हरियाणवी संस्कृति से हो, ना कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसकी तरफ ज्यादा रुझान बढ़ रहा है। उससे कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि भाई बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी डेली लाइफ रूटीन है वो भी इससे इम्पेक्टेड हो रही है। जी जी जी, इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के आपने जो प्रश्न पूछा है और ये बहुत सहज और अच्छा प्रश्न है, और मैं आज इस मौके पर, बाल दिवस के मौके पर, मैं तो अभिभावकों से, आम समाज और समाज के मतलब अच्छे नागरिकों से यही अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को एक तो सबसे ज़्यादा तो समय दें, दूसरा अपने परिवार, अपने बच्चों को उनके चाचा, उनके ताऊ जी, उनके दादाजी, उनके समाज के अच्छे महापुरुष, उनकी जीवनियों के बारे में, उनके बारे में एक सकारात्मक सोच के साथ चर्चा करें, और दूसरा बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। घर परिवार में जब बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं तो अतीत के रूप में हमें जो विरासत में मिला है उसकी चर्चाएं बच्चों से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से करें, ताकि हमारे बच्चे के दिमाग में महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी, ये हमारे बच्चों के चित्त पर वो अंकित हो जाए। देखिए, स्टडी मटेरियल है उसमें भी काफी कुछ बदलाव है वो आ चुका है। पहले के समय में क्या होता था कि मोरल ड्यूटी के लिए एक अलग से मोरल एजुकेशन की किताब आती थी, आज के समय में ये लगभग सिलेबस से हटा दिया गया है। जी जी। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इसका इम्पैक्ट बच्चों के चित्त पर भी पड़ा है, कहीं ना कहीं उनकी जो थिंकिंग है वो भी इससे थोड़ी हटी है, जिसके कारण जो बातचीत कर ले पाश्चात्य संस्कृति की या फिर मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में नैतिक शिक्षा का लगातार जो अभाव है वो होता जा रहा है। इसके दुष्परिणाम हमारे सामने लगातार आए दिन किसी न किसी घटना के माध्यम से आ रहे हैं। तो एक शिक्षाविद होने के नाते इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरा तो अपना निजी विचार ये है कि सामान्य ज्ञान की पुस्तक के बारे में अगर हम बात करें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब की बार एक निर्णायक कदम लिया है, और उन्होंने हिंदी विषय के साथ कुछ अंकों का सिलेबस और पाठ्यक्रम जो स्पेशल जोड़ा है उसमें। तो नंबर सबसे पहला तो हम अपनी पुस्तक उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो निर्धारित हमारे पाठ्यक्रम में है, और दूसरा ये है समय के साथ, ठीक है, मैं मान रहा हूँ समय जब बदल रहा है उसके साथ आधुनिकता की दौड़ में शामिल होना तो हमारा फर्ज है। मतलब उसके लिए, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए हम उसमें कहीं एक जगह रूढ़ नहीं हो सकते, लेकिन एक कमी थोड़ी सी हमारी ये रही कि पहले हमारे संयुक्त परिवार होते थे, और संयुक्त परिवार में हम सारा एक 30, 20, 40 लोगों का परिवार जो इकट्ठा रहता था, उसमें बाकायदे चर्चाएं होती थी और अच्छे बुरे पे जब बातें होती तो बच्चों के चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता था। आज एकल परिवार हो गए, और एकल परिवारों में भी एक निजी राय मेरी है कि मियाँ बीबी और बच्चों का परिवार है, उसमें लगभग जो चर्चाएं मियाँ बीबी आपस में जब करते हैं तो वो समाज को लेकर के नकारात्मक चर्चाएं ज़्यादा करते हैं। भाई चाचा जी ठीक नहीं है, ताऊ जी ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं है, सरपंच ठीक नहीं है। इन बातों से बच्चों का जो दिमाग है उसकी नेगेटिव एनर्जी की तरफ या नेगेटिव रूप में ज़्यादा दौड़ने लग गया। मेरा निवेदन पुनः यही है पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को समय दें, अपने बच्चों के पास बैठें, और अपनी आजीविका के साथ साथ सबसे अनमोल धरोहर हमारे पास है हमारे बच्चे, उनको अच्छे गुण दें वो, और अच्छी पुस्तकें भी खरीद करके अपने घर में कहीं न कहीं रखे, तो बच्चा पढ़ेगा तो उसके विचार जो है उनमें जरूर बदल आएगा। सर, अभी आपने एक वर्ड का जिक्र किया था, न्यूक्लियरिटी के चलते कहीं ना कहीं समाज है वो भी आज टूटने के कगार पर खड़ा है। हर आदमी आजकल इंडिविजुअल सोचता है, पर्सनल सोचता है, और इसका कहीं ना कहीं जो हमारा ह्यूमन नेचर है या फिर हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो सिविलाइजेशन है उस पर भी काफी कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे, एकल परिवारों का चरण लगातार बढ़ रहा है, बड़े परिवार है वो टूट रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या बस, तो इसके बारे में तो ये तो चलो भाई समय की जरूरत के हिसाब से और जो सुविधाएं जो बढ़ने लगी, और वो तो कोई मतलब हम उसको गलत नहीं मानते, उसमें एकल परिवार भी चल जाए, लेकिन बस इतना ही है कि जो समय एकल परिवार में थोड़ा सा ये एक बुजुर्ग जो हैं वो किस किस के पास रहें। अगर माना किसी पेरेंट्स के 3-4 बेटे हैं
तो वो दादा दादी तो किसी एक के पास ही रह सकते जी। हैं। बस इसका तो यही समस्या अगर है तो उसका समाधान भी दे रखा है। अगर है तो अपने पास एकल परिवार भले ही रहे, माता और पिता अपने दैनिक जीवन के कार्यों से लेकर के घंटा 2 घंटा अपने बच्चों के साथ बिताएं, बच्चों में सकारात्मक परिणाम हमें मिलेंगे। तो सर ये जो आज का कार्यक्रम रहा, इसके निमित्त या फिर बच्चों के लिए कोई ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो जो आप बच्चों तक पहुंचाना चाहें या जो आपके जो टीचर्स है उनमें स्प्रेड करना चाहें? हाँ, इसमें तो आज के इस आयोजन के बाद तो मेरे को जो ये बात कहनी थी वो तो यही थी कि भाई इस तरह के आयोजन अगर हम करते हैं तो जो माँ बाप है उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को इस प्रकार के आयोजनों में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिलवाएं, और बच्चों से भी यही निवेदन है। बाकी मेरे टीचर्स का तो मैं धन्यवाद और आभार करना चाहता हूं कि कल समय में एक छोटा सा आयोजन लेके चले थे और एक विस्तृत रूप में हमें मिला, और इससे बच्चों का हमारा मतलब इस तरह से मनोबल बढ़ेगा और उसका जो उनके अंदर रचनात्मक क्रियाएं जो हैं वो लाजमी है बढ़ना। तो इन सब के लिए तो मैं मेरे स्टाफ का आभार प्रकट करता हूँ। सर समय समय पर हम लगातार आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी कवरेज करते रहते हैं, आपका जो स्पीच होता है वो भी बच्चों तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन आज के स्पीच में एक आपसे हमारा अहम आखिरी और खास सवाल रहेगा जी। आपके स्पीच में एक अलग से बात देखने के लिए मिली, जिस तरह से आपने कहा भी राजनेता क्रिटिसाइजेशन करते हैं, कहीं ना कहीं आज के भाषण में आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी एडवोकेट करते दिखे हैं। तो वही बातचीत कर ले तो पार्टियां लगातार क्रिटिसाइजेशन का दौर जारी है। हालांकि आपने कहा कि किसी भी प्रकार की आपने एक जो सर्टिफिकेट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया कि भाई अच्छे राजनेता थे। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे राजनेता होते तो जो आज अक्साई चीन का जो क्षेत्र था, जो लद्दाख का क्षेत्र था, जो आज चाइना के कब्जे में है, वो कहीं ना कहीं भारत का अभिन्न हिस्सा हो सकता था। तो इस तरह से एक स्कूल के प्लेटफॉर्म से एक जो पॉलिटिकल ही कहेंगे हम तो, जो एड्रेस आपने किया है बच्चों को, जो मैसेज दिया है, तो इसका क्या आशय लिया जाए? ये इसका आशय लिया जाए कि आज की जो मेरी नई जनरेशन है, ये जब किसी भी टीवी चैनल को जब ओपन करती है तो ना तो दर्शकों को इतना गहराई से पता है कि ये टीवी चैनल जो है वो तो लगभग ओनरों के प्राइवेट उसके हैं, उनके अंदर तो जैसा कहेंगे ऐसे मतलब बात परोसी जाती है। ऐसा मैंने कई बार मतलब बड़े से बड़े चैनल के प्रवक्ता से बात करते वक्त और किसी राजनेता से एक हल्का सा एक शब्द कहा गया था कि ईमानदार पत्रकार, और वो ईमानदार शब्द सुनते ही वो पत्रकार महोदया जो थी वो भड़क उठी थी। मेरा इसके माध्यम से कहने का ये तात्पर्य मेरे बच्चों से कि आज हम आधुनिक हो गए, हमें सुविधाएं मिल गई, हमें सारी चीज़ें सब मिली हैं, लेकिन जो हमारे पुरखों ने हमें दिया है उसको हमें जिंदगी में कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। आज ऐसा नहीं है 2-4 नेताओं की बात सुनी और हमारे बच्चों के दिमाग में आएगा हमारे पूर्वज, हमारे राजनेता या देश की आज़ादी के लिए जो आदमी आज एक दिन जेल में बिताने के लिए मतलब अगर कहें तो बिताना मुश्किल है, वो लोग उस जमाने में पढ़े लिखे थे, सुविधा संपन्न थे, सारा कुछ होते हुए भी अगर उन लोगों ने वर्षों की जेल काटी है देश की आज़ादी के लिए, तो मैं उनके एहसान को, उनके किए को मैं कभी जिंदगी में भुला नहीं सकता। यही संदेश मैं मेरे बच्चों को देना चाह रहा था कि आज़ादी की जंग, आज़ादी की लड़ाई या उसके बाद चाइना की, मैं आपकी बात में समझता हूँ पाकिस्तान की, लेकिन ये क्यों नहीं सोचा जाए कि चाइना के साथ जो लड़ाई लड़ी गई उसमें हमारे देश के पास था क्या? अंग्रेज लोग जो देश को छोड़ के गए थे वो तो एक ऐसी अराजकता के वातावरण में छोड़ के गए थे कि उस समय था क्या हमारे पास? ना बिजली थी, ना पानी का सही संसाधन था, ना पढ़ाई थी, ना सेना थी, ना कुछ था। उसके बाद परमाणु बम तक के प्रयोग और परीक्षण हमने किए, हमने फाइटर प्लेन बनाए, ले आए हम। तो इसका मतलब शिक्षा का, बिजली का, सड़क का, स्वास्थ्य का क्या से क्या नहीं किया। पहले लोग हार्ट अटैक की मौत से मर जाते, लोग कहते थे भूतनी तोड़ के ले गई। आज सुविधाएं हैं तो वो एक दिन में सुविधाएं थोड़ी बनी। सन 1947 से चले थे, आज तक की यात्रा में कारवां जुड़ता ही गया है। अभी हम चर्चा चलो कर रहे हैं तो खुल के ही कर लेते हैं। दो इंसान, एक तो जिन्ना और एक हमारे जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, दोनों ने प्रधानमंत्री बनने की चाह में आपसी भाईचारे को 2 कम्युनिटीज में बांट दिया, एक देश के 2 बंटवारे कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र जो प्रधानमंत्री पद की लालसा है, निजी स्वार्थ के चलते, मैं तो कहूंगा कि जिन्ना ने अपना निजी स्वार्थ देखा, वहीं इससे अछूते पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं रहे। उन्होंने भी प्रधानमंत्री बनने की चाहत में देश को टूटने दिया, देश के 2 टुकड़े होने। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो अगर
इतिहास का गहनता से अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 1906 में तुम्हारी मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। ये सारे बीज जो बोए गए थे तो अंग्रेज़ों के द्वारा बोए गए थे, वरना अशफाक उल्लाह जैसे जो बेचारे मुसलमान होते हुए भी देश पर कुर्बान हो गए थे और उन्होंने आह तक नहीं बोली। इन बातों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए सकारात्मक सोच यही थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटियों ने आपस में मिलकर अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी थी और उसमें आज़ादी प्राप्त की। तो भैया आज हमने देखो कुछ इनसे राजनीतिक चर्चाएं भी की और कुछ बच्चों तक जो इनका मैसेज है वो पहुंचाने का कार्य किया। इसी के साथ साथ हमारा आज का मुख्य फोकस रहा बढ़ते हुए जो वेस्टर्न कल्चर है, जो लगातार हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो बिहेवियर है उसको इम्पैक्टेड कर रहा है, इसके बारे में हमने चर्चा की। हमारे साथ हमारे खास मेहमान के रूप में आज जुड़े बीजेआरडी स्कूल रिवासा के चेयरमैन श्री राजपाल यादव जी। इनसे हमने बेबाकी से बातचीत भी की और इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपने जवाब है वो भी दिए। आगे भी इसी तरह से जो हमारे खास मेहमान रहेंगे उनके साथ हम उपस्थित रहेंगे। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।